This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। दुनिया भर में इस वक्त हम देखें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है और वो है कि तेल की कीमतों में इजाफ़ा होगा, कमी होगी, क्या होने जा रहा है। फरवरी के महीने में दुनिया के 4 टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स जिसमें रशिया, सऊदी अरेबिया, कतर और वेनेजुएला, इन 4 ममालिक की दोहा में मीटिंग हुई थी। कोई तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और अब तकरीबन हर नॉन ओपेक और ओपेक ऑयल प्रोड्यूसर्स की जब हम बात करते हैं तो वो एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा है जो अप्रैल 17 अप्रैल को दोहा में होने जा रही है। और इसमें यह ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इस मीटिंग में 2-4 चीज़ें लाजमी डिस्कस होंगी। एक तो ये कि जो ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो ओपेक मेंबर्स की तरफ से हो रही है या नॉन ओपेक मेंबर्स की तरफ से हो रही हो, उसको कैसे फ्रीज़ किया जाए, कम किया जाए, ताकि प्राइसेस में इजाफा हो। जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया में, ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो वो इकॉनमी जो ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी है, कि हम अगर देखें तो पिछले सिर्फ मैं अगर 3 साल की बात करूं, अगर 2012, 13, 14 और 15 ये माली साल अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा माली साल नहीं आया सिवाय पिछले माली साल के जिसमें हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल 14 बिलियन अमेरिकन डॉलर से कम हो। पिछले माली साल में जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल था वो था 12.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। और इस माली साल की अगर हम बात करें तो अभी तक अगर पिछले 6 महीने की बात करूं, इस माली साल के अभी तक कोई 9 महीने गुजर चुके हैं, सिर्फ अगर मैं 6 महीने की बात करूं और उसको देखूं तो उसमें यही लगता है कि तकरीबन 50% की डिक्रीज़ होगी हमारे ऑयल प्राइसेस में। अगर पिछले माली साल में 12.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट बिल था तो यह ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस माली साल में बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर तकरीबन हमें 50% का बेनिफिट पहुंचेगा इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस की जब हम बात करें। यानी ये तकरीबन 7 to 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल नहीं होगा। दुनिया में जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है कि ईरान पर जब से सैंक्शंस हटे हैं, ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही है रशिया की तरफ से। रशिया इज़ वन ऑफ द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स। रशिया की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही है। जो इंटरनेशनल सैंक्शंस ईरान पर से हटे हैं उसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। ईरान ये कहता है कि जी मैं कम से कम 4 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए कि सैंक्शन लगने से पहले जो मेरी आउटपुट थी कम से कम उस तक पहुंचना चाहता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑयल प्राइसेस को टैकल करने के लिए, यानी इसको बढ़ाने के लिए फ्रीज़ होनी चाहिए प्रोडक्शन या नहीं। इस वक्त अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया जो वन ऑफ द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स है वो तो ये कहता है कि ठीक है, हम फ्रीज़ करेंगे, ऑयल प्रोडक्शन को फ्रीज़ करेंगे या कम करेंगे, प्रोवाइडेड कि दूसरे मेंबर्स जिसमें ईरान भी शामिल है वो भी इस चीज़ पे अग्री हो। अब 17 अप्रैल दोहा की जो मीटिंग होने जा रही है, सबकी आंखें उस मीटिंग पे लगी हुई हैं और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये डिसीजन आ जाता है कि ऑयल प्राइसेस को बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्शन में फ्रीज़ हो, उसको उस लेवल तक ले आएँ ताकि जो दुनिया में प्राइसेस उधर सबड्यू हुई हैं, तकरीबन अगर हम देखें तो पिछले कोई 1.5 साल में 70% से ज़्यादा ऑयल प्राइसेस में कमी हमने देखी। जो $115 फ़ी बैरल थी वो कम होकर तकरीबन 30 बैरल फ़ी डॉलर तक पहुंच चुकी थी। अब इसको टैकल करने के लिए क्या 17 अप्रैल की जो दोहा की मीटिंग है वो एक अहम किरदार अदा करेगी या नहीं, और फिर पाकिस्तान को ऑयल प्राइसेस में कमी की वजह से जो फ़ायदा पहुँच रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना ज़्यादा हम बेहतर सिनारियो देख पाएंगे। तमाम इश्यूज़ है जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सोहेल अहमद भट्ट साहब ने, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बाकी पाकिस्तान। सोहेल साहब प्रोग्राम को शामिल कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, वेलकम। अच्छा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका तो काफ़ी तजुर्बा है ऑयल इंडस्ट्री के हवाले से, एनर्जी के हवाले से। जी जी जी। PSO में आप डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर रह चुके हैं, PSO में आप CFO रह चुके हैं, और उस वक्त थे जब एक ख़ास तौर पे सर्कुलर डेट की हम बात करते हैं कि सर्कुलर डेट पाकिस्तान में ये एक मसला बना हुआ था, उस वक्त आप PSO में थे। जी जी जी। ऑयल प्राइसेस जब $115 फ़ी बैरल थी, आप PSO में थे। जी 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 जी, बिल्कुल। एक बड़ा क्रिटिकल मूव था। जी जी जी, बिल्कुल। टैकल करने के लिए क्या इक़दाम किए?
देखिए वो जो 2.5 साल का अरसा मेरा पीएसओ में गुजरा है वो बहुत ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था। और पीएसओ एज एवरीवन नोज is a very pivotal organization that feeds the entire power sector as well as the aviation sectors of Pakistan। और वो जो 2014 का पीरियड था उसमें ऑयल प्राइसेस पीक पे थी और हमारी जो एनर्जी कॉस्ट जनरेशन थी वो भी पीक पे थी। हमारा जो फर्नेस ऑयल उस वक्त पावर सेक्टर में इस्तेमाल होता था उसकी प्राइस उस वक्त अगर 75,000 या 80,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन थी, आज वो कम होकर 20-25 हज़ार रुपये पर मेट्रिक टन हो गई है। तो दैट पीरियड डेफिनेटली वाज, और उसमें सर्कुलर डेट जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई थी उस पीरियड में, उसकी सेटलमेंट भी की थी इन 2013। लेकिन ये कि बहरहाल विद अ वेरी गुड टीम इन पीएसओ आई वाज एबल टू मैनेज एंड उसमें हमें बहुत एग्रेसिवली इंटरेक्शन करना पड़ता था विद ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एज वेल एज पावर सेक्टर एंटिटीज़ टू keep PSO stable and alhamdulillah we did our best and we एक सवाल जी सर साहब, सर्कुलर डेट का जो मसला था ना वो हमेशा एक मसला रहा है और बड़ा एक गंभीर मसला है। जी आपकी पोजीशन तो बड़ी पोजीशन है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल। जी प्रेशर्स तो काफ़ी होंगे, उसको टैकल करने के लिए किया क्या ये कुछ ये जानना चाहिए। देखिए मेरा शोबा था फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि PSO के जो चैलेंजेस दरपेश हैं फ्रॉम दी नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट्स फ्रॉम दी पावर सेक्टर एंटिटीज़ एंड इवन एविएशन सेक्टर और अदर्स, उसको PSO को एज़ मच एज़ पॉसिबल उसके कैश फ्लोज को सही रखना, उसको लिक्विडिटी क्राइसिस से बचाना। तो इन माई पीरियड जो PSO का जो ओवरड्राफ्ट था वो it went from 0 in July 2013 right up to 120-30 billion rupees तक वो ओवरड्राफ्ट गया था। बेसिकली दैट वाज फंडिंग ऑफ द oil supplies to the power sector and aviation sector. So basically we were borrowing to basically sell and to fund other sectors. तो that was the biggest challenge and वो हमने ably maintain रखा। उसकी हमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी, स्टेट बैंक की भी। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमें हमारी जो ओवरड्राफ्ट लिमिट्स हैं या पर पार्टी लिमिट्स जो होती हैं उसमें वो हमारी हेल्प करते थे। एंड और फिर वी एफिशिएंटली मैनेज द ट्रेजरी एंड द कैश मैनेजमेंट ऑल्सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर इंटरेस्ट कॉस्ट दैट वी पे ऑन borrowed money. So it was a combined effort of the team in PSO because of which we were able to survive difficult period. But alhamdulillah things are better now. पाकिस्तान में अगर हम एनर्जी की बात करें और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये बात तो हम कहते हैं कि जी ज़्यादातर जो है ऑफ कोर्स हम ऑयल के ज़रिए ही बिजली जनरेट करते हैं। और फिर ये जो सर्कुलर डेट के मसाइल हैं बेसिकली ये अमाउंट भी इसलिए होते हैं कि नॉन पेमेंट होती है कि इस कंपनी ने इस कंपनी को देना है, इस कंपनी ने इस कंपनी को देना है, इस कंपनी ने इस कंपनी को देना है, आखिर में फिर हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ता है। सर्कुलर डेट का मसला फॉर एवर हल करने के लिए आपके ख्याल में क्या क्या इक़दाम? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका और ये इसका जवाब तो बहुत आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। फ्रैंकली स्पीकिंग एक्चुअली सर्कुलर डेट फ्रॉम PSO's perspective is not circular because PSO cannot pass this debt to anyone. In fact circular debt ends at PSO. So for PSO it is a one way debt। और हम क्योंकि जो इंपोर्ट की LCs होती हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती हैं वो तो PSO ने पे करनी होती हैं और जबकि PSO जब सप्लाई करता है ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू वेरियस पावर सेक्टर एंटिटीज़ एंड टू PIA also। अब अंदाज़ा लगा लें कि PIA का जो एवरेज क्रेडिट शुरू में 2 बिलियन होता था, इन माई पीरियड इट वेंट टू 14 बिलियन रुपीज़। लाइकवाइज जो और भी पावर सेक्टर की एंटिटीज़ हैं, वापडा है, हबको थी, कैपको थी, तो उनके रिसीवेबल्स काफ़ी हाई थे। जहाँ तक आपका ताल्लुक है सर्कुलर डेट को सेटल करने का, देखिए सर्कुलर डेट जो क्रिएट होता है ना वो हमारे स्ट्रक्चरल इशूज़ और प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। उसमें जो है वो कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड कॉस्ट और जो टैरिफ हम करते हैं वो तो गैप है ही है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज़ हायर देन द टैरिफ, वो और उसमें सब्सिडी का एलिमेंट जो क्रिएट होता है दैट इज़ वेरी मच देयर। लेकिन ये है कि हमारे जो फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं वो एक फैक्टर प्ले करते हैं। फिर हमारे जो फ्यूल मिक्स है
फ्यूल मिक्स भी जो है बहुत एक्सपेंसिव वाला था, बिकॉज जैसे आप भी कह रहे थे कि $115 पे जब ऑयल की प्राइसेस थी और 80,000 रुपये पर मेट्रिक टन था और 25,000 मेट्रिक टन है, तो उस वक्त हमारा जो मिक्स पे जो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आती थी वॉज वेरी हाई, 12-13 रुपीज़ पर यूनिट, जो अब कम होके तकरीबन 5-6 रुपये पर यूनिट रह गई। उसमें मेन ड्राइविंग फैक्टर इज़, एक तो फर्नेस ऑयल का जो प्रोपोर्शन है वो कम हुआ है, इट हैज़ बीन ओवरटेकन बाय गैस, और जो रीगैसिफाइड LNG जो उसमें मिक्स हो रही है वो भी उसमें रिन्यूएबल का प्रोपोर्शन भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो अभी जो मिक्स है वो भी हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा है, और हमारी जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइस रिडक्शन भी कम हो रही है। तो अब जो है वो एक रिलीफ सा मिल गया है कि सर्कुलर डेट जो है ना, वो जो डिफरेंस है वो अब कम से कम होता जा रहा है। तो इसका जो बेसिकली हाल यही है कि वी हैव टू एड्रेस अवर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज बाय इन्वेस्टिंग इनटू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए वेरी वेरी हैवी वे। देन वी हैव टू चेंज अवर मिक्स बेसिकली इन फेवर ऑफ, फॉर एग्जांपल हाइडल की फरवरी में कॉस्ट पर यूनिट जो है वो ₹1.80 थी, जबकि हाई स्पीड डीजल में 10 टाइम्स ज़्यादा थी इससे। यानी कि अगर हम हाई स्पीड डीजल को एज ए कंपोनेंट ऑफ अवर फ्यूल जनरेशन कॉस्ट बनाते हैं तो हाई स्पीड डीजल की 10 टाइम्स है, फर्नेस ऑयल की 5-6 टाइम्स है कंपेयर टू द हाइडल, और गैस की जो है वो भी 3-4 टाइम ज़्यादा है। मतलब अगर हम हाइडल को उसको बेस बनाएं तो हमारी कोशिश बेसिकली यही होनी चाहिए कि हम हाइडल के मिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन हाइडल की इशू ये है कि हाइडल की आप उसको ओवरनाइट नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी प्लान्ड ओवर 5-7-8 ईयर्स टाइम स्पैन। तो अभी आप द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एंड द गवर्नमेंट हैज़ इंडीड डन इज़ कि उसमें जो LNG इंपोर्ट की है उन्होंने, उससे एक तो आपकी एनर्जी अवेलेबिलिटी में भी इजाफा हुआ है, फिर एनर्जी मिक्स में गैस का प्रोपोर्शन भी ज़्यादा हुआ है, विच इज़ ए चीपर, क्लीनर एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल। तो उसकी वजह से जो ना अब आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने से जो रेफरेंस प्राइस के अगेंस्ट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है वो एवरी मंथ द कंज्यूमर इज़ गेटिंग अ क्रेडिट ऑफ 3 to 4 रुपीज़ पर यूनिट। उसकी वजह ये कि जब ये रेफरेंस प्राइस जब इन्होंने प्लान या बजट की थी उसमें मिक्स भी डिफरेंट था, और उसमें जो इन्होंने फ्यूल कॉस्ट का कंपोनेंट उसकी प्राइस भी ज़्यादा अज्यूम की हुई थी। अब एक्चुअली वो कम आ रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट पर यूनिट जब एक्चुअल पे करते हैं तो वो कम आ रही है, एंड दे आर रिफंडिंग द मनी बैक टू द फाइनेंशियल कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ 3-4 रुपीज़ पर यूनिट क्रेडिट पीरियड। तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि विद द रिजल्ट्स ही है ना ये ऑफ एफर्ट ऑफ गिविंग अ गुड मिक्स एंड यूटिलाइजिंग द लोअर प्राइसेस ऑफ द कंपेटिटिव फ्यूल्स। कंज्यूमर के फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ऑयल प्राइसेस को, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जी जुलाई 2014 में $115 पर बैरल थी जी, कम हुई, और जो कम हुई बेसिकली वही जो हम ग्लट की बात करते हैं दुनिया भर में, फिर ईरान पर से जो सैंक्शन हटे हैं $30 फी बैरल तक आ गई। थोड़ा सा हमने देखा था, फिर अब रिसेंटली जो खासतौर पर जो फरवरी में मीटिंग हुई दोहा में, जिसमें 4 टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स थे, जिसमें वेनेजुएला, कतर, सऊदी अरेबिया, रशिया, उसकी वजह से ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि चूँकि वो मीटिंग हुई तो उससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जनरेट हुआ। ख़ास तौर पे ये समझा जा रहा था कि जी ऑयल प्राइसेस में इजाफा होगा, प्रोडक्शन में थोड़ी फ्रीज़ होगी, तो दुनिया भर में एक हम देख रहे थे कि थोड़ा सा पॉजिटिव एलिमेंट नज़र आ रहा था। लेकिन अगर इस वक्त की हम बात करें तो ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि ईरान तो बिल्कुल रेडी ही नहीं है। ईरान तो कहता है कि जी मैंने तो 4 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंचना है, इस वक्त मेरी जो प्रोडक्शन है वो कोई 3.1 मिलियन बैरल पर डे है। जब तक 4 मिलियन बैरल पर डे की प्रोडक्शन तक में नहीं पहुंचता, मैं इस मीटिंग में शायद ना हूँ जो दोहा में होने जा रही है अप्रैल 17। आप समझते हैं कि जो मीटिंग होने जा रही है उससे वाकई दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस में हम बढ़ावा देखेंगे? देखिए, ये जो दोहा में मीटिंग 7 अप्रैल को होने जा रही है, इसका एक बैकग्राउंड है जो आपने भी अभी उसका जिक्र किया कि द नीड वाज फेल्ट बाय द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कि ये ऑयल प्राइसेस जो $27 तक गई थी जनवरी में,
दे आर वेरी वेरी लो ऑफ कोर्स। उसकी वजह से जो 380 बिलियन डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट्स थे फॉर एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, वो शेल्व हो गए थे, यानी उन्हें रोक दिया गया था बिकॉज दे वर नॉट बिकमिंग फीजिबल एट दैट प्राइस लेवल। ये पूरी दुनिया के प्रोजेक्ट्स की मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और द नीड वॉज फेल्ट बाई ओपेक कंट्रीज विच इज़ बीइंग लेड बाई सऊदी अरेबिया, और नॉन ओपेक में रशिया इज़ लीडिंग यू नो देयर साइड ऑफ द स्टोरी के उनके अलग रीजंस हैं कि भाई ये जो प्राइस है इसको हमें बढ़ाना चाहिए, ऑफ कोर्स बिकॉज रशिया की इकॉनमी तो है ही डिपेंडेंट ऑन द ऑयल प्राइस, उनका जो रूबल है करेंसी दिस जस्ट ऑयल एंड गैस पे उनकी डिपेंडेंट है। यस यू आर राइट। तो वो गैस भी यूरोप को देते हैं और वो ऑयल भी एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो उनके लिए जो है वो इज़ फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कहते हैं, और सऊदी अरेबिया बेसिकली दे कैन सस्टेन अ लोअर प्राइस लॉन्गर देन रशिया बिग टाइम, उनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन प्रोडक्शन भी जो काफ़ी कम है। तो अब सिनेरियो ये क्रिएट हो रहा है कि रशिया और सऊदी अरेबिया नाउ हैव जॉइंट हैंड्स नाउ, जो लेटेस्ट है जिसकी वजह से प्राइस ये $27 से बढ़ के अब $44 पे आजकल आई हुई है क्रूड ब्रेंट क्रूड ऑयल की। उसकी वजह ये है कि देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू कंट्रीज़ कि फेलियर ऑफ द टॉक्स इज़ नॉट द आंसर टू देयर वोज, दे हैव टू सक्सीड। और ये जो हो रहा है कि ईरान इज़ एडमेंट कि वो 4 मिलियन तक पहुँच के फिर वो बातचीत में सीरियसली शरीक होगा। इस तरह दूसरे कंट्रीज़ भी हैं। इराक फॉर एग्जाम्पल, इराक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इज़ नियरली 4.5 मिलियन बैरल्स अ डे, तो वो भी इराक ऑल्सो वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स सेल इट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। अब दूसरे अभी रिसेंटली कुवैत और सऊदी अरेबिया का डिवाइडेड जोन में वफरा फील्ड है, उसमें भी एक उनका एग्रीमेंट हो गया जो कि काफ़ी देर से वहाँ प्रोडक्शन रुकी हुई थी, तो वहाँ पे भी 700,000 बैरल्स की एक्सेसिव प्रोडक्शन अवेलेबल हो जाएगी हाँ पर डे। ईरान ऑल्सो इज़ एडमेंट कि मैंने 1 मिलियन बैरल और बढ़ानी है ज़रूर। इराक भी ये चाह रहा है कि हमारी भी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। इराक इज़ नॉट वेरी कीन परहैप्स कि ये ऑयल प्राइसेस बढ़े या ना बढ़े, दे वांट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और इसी तरह लीबिया भी अभी रिसेंटली अवेकनिंग फ्रॉम द क्राइसिस नाउ, देयर प्रोडक्शन विल आल्सो बी अवेलेबल। सो अभी जो सिनेरियो बन रहा है ना कि जो एग्रीमेंट जो है ना वो सॉफ्ट एग्रीमेंट हो पाएगा, ये इतना बाइंडिंग और स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं होगा। और एग्रीमेंट ये होगा बेसिकली टू कैप दी प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन जो है ना वो अब जनवरी फरवरी मार्च किस प्रोडक्शन को वो कैप करते हैं। अब जनवरी की प्रोडक्शन भी डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट थी। अब 16 मुल्क जो हैं वो दोहा में इकट्ठे हो रहे हैं। ये 16 मुल्क 75% दुनिया की जो ऑयल और गैस प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ऑफ कोर्स इनके इंटरेस्ट में है कि प्राइस स्टेबलाइज हो जाए या ज़्यादा रहे, 27 या 28 तक दोबारा ना जाए। लेकिन अब इसमें 2 कैंप्स हैं, एक वो कहते हैं बुल्स एंड बियर्स, राइट। अब बुलिश सेंटिमेंट जो है वो इज लेड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड फ्यू अदर ऑफ कोर्स ऑयल ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स हैं जो वो ये स्टेप ले रहे हैं कि अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी और चूँकि प्राइसेस बहुत नीचे चली गई थी, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी श्रिंक भी कर रही है, तो और अब प्रोडक्शन फ्रीज़ की बात हो रही है, फिर प्रोडक्शन कट की बात होगी, तो गोइंग फॉरवर्ड दे आर मोर बुलिश कि नहीं ये प्राइस रिकवर करेगी। अब देखिए 44 आ गई भी है। अच्छा, जो बियर्स हैं जो बियरिश सेंटिमेंट रखते हैं उसमें गोल्डमैन सैक्स है और लीमन ब्रदर और दूसरे 2-3 हैं और है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो अब ऑयल ग्लट है अब ये कंट्रोलेबल नहीं रहा। उसकी मैं एक बैकग्राउंड आपको मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। जी मैं भी इसको सपोर्ट करता हूँ। आई ऑल्सो सपोर्ट दिस। इम्पॉसिबल है कि फ्रीज हो। हाँ, इतने मुल्कों को आपको रेगुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना कि आप अपनी प्रोडक्शन को आप ना बढ़ाएं या इस लेवल पे रखें, इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज हर मुल्क चाहेगा कि प्राइस भी बढ़ जाए और उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी भी सेल हो। तो देयर इज़ ए कन्फ्लिक्ट बेसिकली इनहेरेंट इन दिस अरेंजमेंट। अब ईरान विल टेक द स्टैंड कि भाई सऊदी अरेबिया इज सेलिंग प्रोड्यूसिंग 10 मिलियन बैरल्स अ डे, वाई मी 3 ओनली एंड वाई नॉट 4 एंड वाई नॉट 5। तो मे बी वो ना एक डिफरेंस पैदा होगा। इस तरह और मुल्क भी सोचेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि अगर दोहा की टॉक्स सॉफ्ट अरेंजमेंट पे ख़त्म होती हैं कि ईरान एंड रशिया सऊदी अरेबिया एंड रशिया एग्रीज टू कैप ऑन दी प्रोडक्शन बिकॉज ये दोनों द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं विद द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 11 मिलियन बैरल्स अ डे। तो 22 मिलियन बैरल्स आउट ऑफ द 92 वर्ल्ड मिलियन बैरल्स की आप डिमांड और सप्लाई में इनका 1/5 या 1/4 शेयर बनता है, तो दे आर बिग प्लेयर्स।
और सऊदी अरेबिया फॉलोइंग की वजह से ओपेक में दे आर वेरी, तो वो पूरी 33 मिलियन बैरल्स का जो चंक है ओपेक कंट्रीज़ का, वो सऊदी अरेबिया के इनफैक्ट कैन कंट्रोल. सो द कंट्रोल लाइज विद सऊदी अरेबिया एंड रशिया, दैट इज़ करेक्ट, विद ऑफ कोर्स अमेरिका ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी मेजर पार्ट. अमेरिका का की डायनेमिक्स बेसिकली ये है कि ऑयल प्राइसेज आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विद व्हाट हैपन्स इन अमेरिका. अब अमेरिका में अगर आजकल जो प्राइसेस थोड़ी बढ़ी हैं उसमें अमेरिका की प्रोडक्शन कम हुई है, राइट डाउन फ्रॉम 9.5 मिलियन बैरल्स अ डे टू 9 and 8.9 मिलियन बैरल डे. उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स थे दे आर ग्रेजुअली शटिंग डाउन बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइस बीइंग लो. बल्कि वो तो कह रहे हैं जी इसमें तो फ्री फॉल है इस वक्त. हाँ, इस वक्त जो है ना लॉट ऑफ बैंकरप्सीज, बल्कि उसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट इसलिए भी आ रहा है कि वो फाइनेंशियल सेक्टर इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द बैंक. अगर यूएस की शेल प्रोडक्शन, जैसे इस भी कहा जा रहा है कि शेल प्रोडक्शन इज़ इन फ्री फॉल, जी जी, अगर यही कंटिन्यू रहता है और 17 अप्रैल में कोई डिसीजन नहीं आता तो फिर तो यही लगता है कि, और जो ख्याल भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस में मज़ीद कमी होगी. जी बिल्कुल, वो मेरा भी जिस तरह यही बियरिश यही है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दी प्रोडक्शन लेवल्स, और होगा ये कि व्हेन इट इज़ सीन that the Doha talks have indeed in reality failed, तो फिर वो फ्री फॉल होगा and everyone will be producing maximum, और जब सब प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ऑयल प्राइस कैन गो एज डाउन टू 30s and even 20s. देयर इज़ नो लिमिट देन. तो दैट सिनेरियो इज़ वेरी मच देयर. अच्छा, इसमें जो बैकग्राउंड मैं बताऊंगा कि अभी तक दुनिया इन द रिसेंट हिस्ट्री 4 बूम एंड बस्ट साइकिल हो चुके हैं सिंस 1980s. उसका मैं ब्रीफली जिक्र करूँगा कि 1980s का जो बस्ट एंड बूम साइकिल था दैट वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय द अलास्कन ऑयल एंड गैस सिनेरियो कि उस वक्त प्रोडक्शन हुई थी, देयर वाज ग्लट इन द मार्केट, देन सऊदी अरेबिया इंटरवीन एंड रिड्यूस द प्राइसेस, और वो फिर स्टेबलाइज होने में, रिकवर होने में 1.5-2 साल लगे. फिर 1997 का भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस था. फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ऑयल क्राइसिस पैदा हुआ. फिर 2008 का भी एक फाइनेंशियल और हाउसिंग क्राइसिस था जिसके बाद ऑयल प्राइसेस में सिग्निफिकेंटली कमी हुई एंड देन इट अगेन टुक 2-3 years टू रिकवर. लेकिन ये जो बस्ट का साइकिल है ना, इट हैज डिफरेंट डायनामिक्स ऑलटुगेदर. एंड वी विल कंटिन्यू दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच वी आई थिंक नीड टू डिस्कस फर्दर. नाज़रीन, बात करें हम ऑयल प्राइसेस के हवाले से. दोहा में 17 अप्रैल को जो मीटिंग होने जा रही है, पूरी दुनिया की नज़रें उस मीटिंग पे हैं ये देखने के लिए कि क्या होने जा रहा है, प्राइसेस में कमी होगी या इजाफा होगा. वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. बात कर रहे हैं दोहा मीटिंग की. 17 अप्रैल को मीटिंग होने जा रही है ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की. उसमें डिसाइड होगा कि ऑयल प्रोडक्शन को कैसे कम किया जाए या ना किया जाए, प्राइसेस बढ़ने की वजह से या प्राइसेस कम होने की वजह से. दुनिया भर में जो इम्पैक्ट आएगा, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि जब भी ऑयल प्राइसेस में कमी होती है हम तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं. इस वक्त अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में इस माली साल की बात करूं तो जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो पाकिस्तान की इकॉनमी को तकरीबन 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का बेनिफिट सिर्फ 2-4 चीज़ों से ही मिला है. एक हम बात करते हैं रेमिटेंसेस की. 14 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की रेमिटेंस अभी तक आ चुकी हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान. और दूसरा फिर ऑयल प्राइसेस की वजह से जो तकरीबन अभी तक अगर हम देखें तो 5 से 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा का बेनिफिट हमारी इकॉनमी को पहुंच चुका है. हम IMF के प्रोग्राम में गए थे सितंबर 2013 में. 6.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम था. 6.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स कुछ नहीं है. अगर पाकिस्तान में ज़्यादा रेमिटेंसेज आएँ और प्राइसेस इसी तरह कम रहें तो पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंच सकते हैं. ऑयल प्राइसेस की कमी की वजह से जो बेनिफिट अभी तक हमारी मईशत को पहुंचे हैं और आने वाले दिनों में बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर पहुंचने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है. सुहेल साहब, ये फरमाइएगा कि ऑयल प्राइसेस में कमी की वजह से ऑफकोर्स पाकिस्तान की मईशत को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचते हैं. ज़ाहिर है हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी होती है. वैसे तो अगर इम्पोर्ट बिल देखें अभी तक की मैं जब फिगर देखता हूँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखता हूँ तो अभी भी मुझे 17 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट नज़र आता है. हमारी एक्सपोर्ट अभी तक जो हुई हैं पिछले जो 9 मंथ्स हैं इस हमारी साल के जो अभी तक गुजरे 15.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की, और हमारी जो इंपोर्ट हुई हैं वो 32.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हुई हैं. लेकिन ऑयल प्राइसेस की कमी की वजह से ज़ाहिर बेनिफिट तो पहुँच रहा है. दुनिया में जो बस्ट हुए, जो ऑयल प्राइसेस में कमी हुई, अभी हमने 4 की बात, 4 बूम एंड बस्ट साइकिल. जी बिल्कुल. जी. अगर इसी को देखें और फिर पाकिस्तान
के लिए पाकिस्तान एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे फ़ायदा पहुंचा? नंबर 1 जो अलास्का की बात कर रहे थे हम। जी 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 देखिए, अलास्का की जो मिड 80s में प्रोडक्शन शुरू हुई वहाँ पे, तो उस वक्त भी एक ऑयल ग्लट क्रिएट हुआ था, राइट। उस वक्त ऑयल ग्लट जो क्रिएट किया था वो फिर एक बैलेंसिंग एक्ट ओपेक की तरफ से हुआ था, विच वाज देन कट इन प्रोडक्शन to prop up the prices, and that recovery took almost a year or so, and the prices started climbing, and then they reached at a level of 60, 80 and $100. और ये पहले बस्ट में हुआ था। दूसरा जो 1997 का बस्ट था वो ऑयल डायनेमिक्स की वजह से, वो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वोज की वजह से, खासतौर पे जो फार ईस्ट में हम देख रहे थे काफी ज़्यादा, बिल्कुल बिल्कुल वो 90s में जो 7 में 98 में वो हुआ था। 2000 का 8 का भी जो बस्ट साइकिल था, that did not happen because of any fundamentals going wrong in the oil and gas industry. Again, that happened because of the financial woes, the financial sector downfall and the housing sector in USA also big time. उससे काफ़ी snowballing effect हुआ जिसकी वजह से oil prices affect हुए। जो ज़्यादा मैं देख रहा हूँ जो स्लम्प आया था, हम अगर 80s की बात कर लें या फिर 90s की बात कर लें, 2008 में जो स्लम्प हुआ था $147 फी बैरल तक ऑयल प्राइसेस थी। ये जुलाई 2008 की बात है। जी 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 बिल्कुल। और उसी साल हमने सिर्फ 4-5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर प्राइसेस को टम्बल डाउन होते हुए देखा और $32 फी बैरल तक आ गई थी। जी जी जी। तो दैट वाज द बिगेस्ट एवर ड्रॉप, आप समझते हैं? बिगेस्ट एवर ड्रॉप था बिल्कुल। उसमें भी फ्री फॉल था, उसमें भी बिकॉज द डिमांड वाज लेसनिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी इन यूएसए विच हैड ए रिपल इफेक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। उसकी वजह से डिमांड स्लो डाउन हुई, सप्लाई ज़्यादा थी, उसकी वजह से प्राइस गिरती चली गई एंड देन इट टच दैट लेवल। लेकिन अब वो तो एक हिस्ट्री है। अब जो साइकिल है वो आप देख रहे हैं कि जुलाई 2014 से शुरू हुआ है, फ्रॉम $115 बैरल से अब ये आया $27 पे 19 जनवरी 2016 को। अब ये रिकवर करके आज $44 बैरल के रिकवरी में क्या आप समझते हैं कि उस मीटिंग का हाथ है जो फरवरी में हुई, जिसमें रशिया भी था, सऊदी अरेबिया भी था, कतर भी था, वेनेजुएला भी था, क्या इस मीटिंग का हाथ है या ओवरऑल एक सेंटिमेंट ऐसा जनरेट? देखिए, इस मीटिंग का हाथ है। सबसे बड़ी बात है कि देयर इज़ अ टॉक ऑन फ्रीजिंग दी आउटपुट, राइट, एग्रीमेंट टू टॉक, तो उससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाता है, नंबर 1। नंबर 2 वजह ये भी हुई है कि जो प्राइस इतनी रिडक्शन की वजह से जो शेल ऑयल प्रोडक्शन थी अमेरिका की, जिनका के कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अराउंड $55 और कैश ब्रेक इवन पॉइंट उनका $40 के करीब है, राइट। यानी कि कैश ब्रेक इवन पॉइंट पे आके जो शेल ड्रिलर्स ने जो बोरिंग की हुई है, दे कैन नॉट सस्टेन दैट बोरिंग, दे कैन नॉट रिपे इवन द इंटरेस्ट, और उनको इशूज़ क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। तो एट दैट पॉइंट बैंक seats start when the cash break even point has been reached 40 and below। उसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन अमेरिका की कम होनी शुरू हुई है। अब अमेरिका की को 5 मिलियन बैरल्स अ डे शेल से कम होके वो 4-3.5 मिलियन बैरल्स रह गई है अब जो शेल की प्रोडक्शन है। तो इसकी वजह से भी आपकी सप्लाई में हुआ, ठीक है। नंबर 2 चीज़ जो वो हो रही है बेसिकली, वो ये हो रही है कि कुछ और फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इराक और लीबिया की प्रोडक्शन भी आउट थी। तो ये 2-3 वजहों ने काफ़ी क्रिएट किया। और फिर जो सेंटीमेंट भी था कि द ऑयल प्राइसेस हैज़ बॉटम्ड आउट, ये एक परसेप्शन था जिसकी वजह से दी प्राइसेस वर मूविंग अप एंड गोइंग अप। अभी जो प्राइस आप $44 की देख रहे हैं, उसमें दोहा की टॉक्स कि 50% सक्सेस इज प्राइस्ड इन दैट। ये ना समझे कि अगर वो आज ऐलान करते हैं तो ये शूट करके $60 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर वो कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने वी हैव अचीव्ड अ सॉफ्ट एग्रीमेंट, तो ये थोड़ी बहुत येस अपिश ट्रेंड रहेगा इसका। बट आई डोंट सी द प्राइस गोइंग अप वर्ड्स ऑफ $50 इवन इफ देयर इज़ एन एग्रीमेंट। और इस दफ़ा क्योंकि $50 पे जब प्राइस टच करती है तो उस पर जो ड्रिलर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, दे बिकम कैश पॉजिटिव, जो ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने जिक्र किया है, तो उनकी प्रोडक्शन ऑनलाइन आ जाएगी। अब ड्रिलिंग जो है, शेल ड्रिलिंग का जो सबसे बड़ा फिनोमिना है कि यू कैन शट ऑन एंड शट ऑफ रिलेटिवली ईजियर देन कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर है वो टेक्नोलॉजी इस तरह की है, तो वो कभी भी साइड लाइन्स पर चले जाएंगे। जब प्राइस 50-55 से ऊपर जानी शुरू होगी तो दे विल
will come on stream, the result will that the supply will be created. इसमें एक एलिमेंट तो ये कंट्रोल रखेगा प्राइस को फॉर गोइंग अपवर्ड्स। एक और तीसरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नाउ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से देयर इज़ नाउ हैवी स्पेंडिंग गोइंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। अब इस वक्त जो सिचुएशन है 2015 में तकरीबन 250 बिलियन dollars are going into renewable energy segment, principally solar and wind. सोलर एंड विंड और जो कन्वेंशनल जो फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं उसमें 125 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, यानी 50% लेस देन रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। जी जी। नंबर वन कि मुझे तो कभी भी जब भी मैं एनालिसिस मैंने किए मुझे याद नहीं पड़ता कि इतने अरसे तक ऑयल प्राइसेस सबड्यू रहे। यानी जुलाई 2014 से लेकर अब तक हम अप्रैल 2016 में देख रहे हैं मुसलसल एक स्लम्प हम देख रहे हैं, और एक किस्म का जो एक कहा जाता है कि जी होगा बुलिश सेंटीमेंट, वो मुझे तो अभी तक पूरे इस 1.5 साल में नज़र नहीं आया। नंबर वन थिंग। सेकेंडली कि सूरत हाल को देखें, ईरान पर से सैंक्शन हटें, प्रोडक्शन में तेज़ी आई। अगर 4 मिलियन बैरल्स पर डे आती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। इसी के अगर सऊदी अरेबिया 10 मिलियन बैरल्स, या फिर हम रशिया की बात करते हैं, वो 10-11 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्शन कराए, तो ईरान के पास भी ये कैपेसिटी, ईरान कैन गो अप टू दैट। नंबर वन। सेकेंडली लीबिया में हालात इस वक्त बेहतर हैं, कंट्रोल किया जा रहा है, प्रोडक्शन में इजाफा होगा। इराक इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फिर साथ ही साथ वेनेजुएला की सूरत हाल इस वक्त बेहतर है। पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे कुछ मसाइल थे, लीडरशिप क्राइसिस वगैरह की हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिनारियो नज़र आ रहा है। और तो और हम ये देख रहे हैं कि यूएस का स्टैंड भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिव लगता है, एक तरफ ईरान की तरफ, दूसरी तरफ वेनेजुएला की तरफ भी काफ़ी सॉफ्ट स्टैंड नज़र आता है। फिर बहरीन की बात कर लें तो बहरीन में भी सिनारियो एक था कि अरब जो अपराइजिंग का एलिमेंट शुरू हुआ था वो सब भी हो रहा है। साथ ही साथ इजिप्ट में, मिस्र में सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब ये तमाम की तमाम सूरत हाल को देखते हुए तो यही लगता है कि जो अल्टरनेट एनर्जी के बारे में हम अक्सर बात करते थे, शेल एनर्जी के बारे में अक्सर बात करते थे, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक तरफ बंद हो जाएंगी और ऑयल प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस होगा, एंड द प्राइसेस विल रिमेन somewhat low in perhaps a year's time also। ठीक, मैं इसको आउटलुक को इस तरह देख रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में जो है ना, शॉर्ट टर्म मीन्स 2016 में द प्राइसेस आर अनलाइकली टू गो बियॉन्ड $50, और 2017, 18 और 19 में मीडियम टर्म में दे मे गो अप टू $80 पर बैरल। 2020 से जो सिनेरियो बन रहा है ना, विद ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अभी 14-15% रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट है कि वर्ल्ड एनर्जी में, और उसके बाद ये तकरीबन 25 से 30% तक चला जाएगा इन मिड 2025 ऑनवर्ड्स। तो उसकी वजह से ह्यूज एनर्जी विल बी अवेलेबल फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, और जो शेल ऑयल एंड गैस विल बी अवेलेबल इन अबंडेंस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट इन इट इन द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। इसमें उसके जो इन्वायरमेंटल के डैमेज इफेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है शेल ऑयल एंड गैस का, उनका भी जो ब्रेक इवन पॉइंट है, कॉस्ट एंड एज वेल एज कैश विल बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एज वेल। Many countries, those who have shale potential, including Pakistan, in fact, if Pakistan wants, I think this is the time to start working on the shale oil and gas deposits and areas के long term strategy में ये लाजमी होना चाहिए कि हमारे जो existing resources हैं, conventional as well as unconventional, उसमें हमारी पूरी investment जाए, और हमारा जो transmission distribution वगैरह सारा system है उसमें भी हमारी investment जाए, ताकि हम जो generate करते हैं उसको efficiently हम transport and transmit भी कर सकें। That should be part of our energy strategy। तो गोइंग फॉरवर्ड बेसिकली ये होगा, मेनी कंट्रीज विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल एंड गैस इन द लॉन्ग टर्म सिनेरियो विद ह्यूज रिन्यूएबल एनर्जी कमी, और फिर यूटिलाइजेशन पैटर्न भी चेंज होगा। अब यूटिलाइजेशन पैटर्न जब मैं कहता हूँ कि चेंज होगा, उसमें जो गैसोलीन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी, बिकॉज अब यू मस्ट हैव हर्ड कि ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो कि प्लग इन कार्स भी कहलाती हैं, इंस्टेड ऑफ फ्यूल गैस स्टेशन यू विल हैव प्लग इन स्टेशन। इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइसेस कम देखें ना, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो रही हैं दुनिया कम हो रही है। अभी जो टेस्ला जो
मैन्युफैक्चरर है मेन जो कि ये मॉडल को लेके आ रहा है, अमेरिका में इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो दे आर वर्किंग हेविली। वो $35,000 पे भी आपको एक इलेक्ट्रिक कार मिल जाएगी जो कि 250-300 मील तक चल सकेगी, वे ऑन बेस ऑन द बैटरी और दी बैटरी स्टोरेज। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी 1/3 कॉस्ट होती है वो बैटरी की कॉस्ट होती है कि हाउ रोबस्ट इट इज़ टू स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आ रही है। तो हो सकता है कि फ्यूचर की जो बैटरीज हों वो 30 मिनट्स में चार्जेबल हों और 500 माइल्स तक चल रही हों। तो द फ्यूचर इन जो सिनेरियो चेंज होगा, इंस्टेड ऑफ द गैस एंड फ्यूल स्टेशन यू विल सी द प्लग इन स्टेशन अक्रॉस अमेरिका, यूरोप एंड मे बी पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एक तो इन्वायरमेंटल डैमेज की वजह से दे विल बी फेजिंग आउट, और उसकी जो यूटिलाइजेशन है इन ट्रांसपोर्टेशन वो भी कम हो जाएगी, और पावर जनरेशन में भी अगर हम बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल की तरफ चले जाते हैं थ्रू सोलर और विंड, तो इसमें जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, उनको ये मालूम है दैट द फ्यूचर ऑफ ऑयल और फॉसिल फ्यूल इज़ नॉट रियली दैट ब्राइट। दैट इज़ वाई ये जो बस्ट साइकिल है ना, ये दैट विल बी प्रोलॉन्ग्ड, दैट इज़ डिफरेंट। आई कैन से दैट द एनर्जी लैंडस्केप हैज़ चेंज फॉर गुड नाउ, मतलब it is not like the previous 3 bust and boom cycles जिसके मैकेनिक्स और थे, ये मैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। और पाकिस्तान को अपनी एनर्जी पॉलिसी, अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी इस पॉइंट को देख के बनानी चाहिए कि अगले 10 साल में एनर्जी लैंडस्केप जो चेंज होगा उसकी सूरत में उनको क्या प्रोजेक्ट्स अभी से कंसीव करने या शुरू करने हैं। दिस इज़ वेरी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट। अगर हम यही करते रहे कि नहीं हमने गैस ही इंपोर्ट करनी है या ऑयल इंपोर्ट करनी है एंड वी आर ब्लाइंड टू द डेवलपमेंट्स दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन 5-10 years टाइम, तो हम अपने साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। आई वुड से दिस इज़ द टाइम टू प्लान द फ्यूचर in 5 years time, what's going to happen, what we should do now in order to be prepared for times ahead. That's very important. ऑयल प्राइसेस कम होने की वजह से अभी तक अगर हम देखें जो पिछले 1.5 साल का सिनारियो, तकरीबन $2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स का बेनिफिट उन इकोनॉमीज़ को पहुंचा है जो इंपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ तकरीबन हमें 50%। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई विल सेकंड दैट कि जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से तकरीबन $2 to $3 ट्रिलियन शिफ्ट हुए हैं। दिस इज़ द ऑल टाइम रिकॉर्ड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ टू द कंज्यूमिंग कंट्रीज़। तो ये एक फ़ायदा स्प्रेड होगा बिल्कुल, और उसमें पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो फ़ायदा हमें हो रहा है इसको हम बहुत जुडिशियसली अपने फेवर में इस्तेमाल करें। ये तो इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर या विंडफॉल आप कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान पे तो इस वक्त रहमत बरस रही है, इसलिए कि अगर ये ऑयल प्राइसेस इतनी ही ज़्यादा रहती जितनी कि थी, अगर $115 पर बैरल रहती तो हमारा इस वक्त ट्रेड डेफिसिट हो सकता है कि कोई $30 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक हम पहुंच चुके होते। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे ऊपर तो रहमत बरस रही है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये दिस इज़ द टाइम वी हैव टू सी हाउ वी आर डूइंग थिंग्स एंड टू कंसोलिडेट अवर पोजीशन। अब अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, ऑफ कोर्स इंपोर्ट कम करनी चाहिए। अभी ये जो प्राइसेस कम हो रही हैं, हमें वी शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल अवर सर्कुलर डेट एंड इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 19 and 20 और 20% लॉसेज जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में है। UFG है अनअकाउंटेड फॉर गैस 10 to 15% है इन गैस ट्रांसमिशन लाइंस, और ये अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं और हम एनर्जी एफिशिएंसीज ले आए, एनर्जी एफिशिएंसी, ये 3 मिलके ही हमारे सारे एनर्जी सेक्टर को स्टेबलाइज कर सकती हैं और हमारा जो सर्कुलर डेट भी खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। यही मैं मैसेज हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश है और ये समझा भी जा रहा है इस वक्त दुनिया भर में कि अगले आने वाले कम से कम 1 साल तक तो प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस इसी तरह सबड्यू रहेंगी, यानी हुकूमत को बेनिफिट पहुंचेगा इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ ऑयल। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लीजिए, चाहे शॉर्ट टर्म मेजर्स ही क्यों ना हो, जिसके जरिए हम अपनी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को सपोर्ट कर पाएँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह फरमा रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम रियली टू थिंक एंड टू स्ट्रेटेजाइज फॉर द फ्यूचर एंड टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डू दैट। और ये वक्त है कि इस वक्त इंडिया की मिसाल ले लें, उनकी अब हमारी एक और इशू है कि वी डू नॉट हैव रियली स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, जिसमें कि हम अगर सस्ता ऑयल था जब $27 पे था तो हमको ज़्यादा लेके स्टोरेज कर लेना चाहिए था, जो इंडिया और चाइना ने किया, अमेरिका ने किया। जो हमारी पॉलिसी है दैट इज टू स्टोर ऑयल फॉर हाउ मेनी डेज, तकरीबन देखें हमारी वैसे तो 20-21 दिन की है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक प्राइवेट, जिस तरह PSO हैज़ दी मेजर स्टोरेज कैपेसिटी 1 मिलियन और वो 20 दिन के लिए, वहाँ 20-21 दिन को वेरी करती है, और इसी तरह दूसरी OMCs हैं उनकी भी है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस होनी चाहिए, जिसमें कि आपको अपनी 30-35-40 दिन का जो है तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्लस क्रूड ऑयल की स्टोरेज आपको होनी चाहिए, एंड यू शुड बाय व्हेन इट इज़ चीप। अब देखें अगर 27
$27-28 पे अगर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती और हमने प्रोएक्टिवली इस पर किया होता, वी कुड हैव बॉट एंड स्टोर्ड दैट ऑयल, और अगर उसको हम अब उसकी वैल्यू होती तो वो $44 पे होता, तो मतलब अगर हम उसको सेल भी करते तो बिलियंस ऑफ प्रॉफिट हम बना सकते। बट द थिंग इज़ कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टोरेज नहीं है ज़्यादा, हमें बिल्ड करनी चाहिए, हमें स्टोर करना चाहिए उसमें, जब तक कि हमारे ऑल्टरनेटिव एनर्जीज जो हैं, चाहे उसमें हाइडल हो, चाहे उसमें रिन्यूएबल हो, चाहे हमारी जो गैस की लोकल जो है वो प्रोडक्शन इतनी ना बढ़ जाए, तो हमें जो है इस पर भी अपना स्पेंडिंग करनी चाहिए अलॉन्ग विद दी इन अदर एरियाज। एज फार एज द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न, हमेशा जब भी ऑयल प्राइसेस में कमी हुई है, बेनिफिट तो हमें पहुंचा है, हमारी इकोनॉमी को पहुंचा है। अब इन द डेज टू कम आल्सो जैसा कि ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस इसी तरह सबड्यू रहेंगी। इस वक्त अगर हम देखें तो कोई 13-14 ईयर्स में मैंने ऐसी प्राइसेस नहीं देखी, यानी कोई 10-15 साल में, और इतने लंबे अरसे तक नहीं, इतने लंबे अरसे तक 1-1.5 साल का अरसा है, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स बेनिफिटेड आवर इकोनॉमी। जी सॉरी। अब इस चीज़ को देखते हुए जहाँ एक वक्त था कि हम अगर हर साल को देखें कि 14-15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर एनम हम इंपोर्ट ऑफ ऑयल पे पैसे खर्च करते थे, पिछले माली साल में 12.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स खर्च किए, 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का बेनिफिट हुआ। इस माली साल में जो बेनिफिट हमें होगा, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अगर फॉर एग्जांपल 6 से 7 अरब डॉलर का हमें सेविंग हो रही है, बचत हो रही है, तो इसको क्या स्टोरेज कैपेसिटी को इन्हांस करने के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सप्लोरेशन जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो गैस एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, उस पर खर्च करना चाहिए, या फिर जो शेल रिजर्व्स हैं पूरे पाकिस्तान में उस पर इमीडिएटली आना चाहिए, या फिर ऑल्टरनेट एनर्जी, खास तौर पे हम विंड की बात करते हैं कि हमारा कोस्टल बिल इतना ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा, क्योंकि ये पैसा जो बचा है इसको इन्वेस्ट इमीडिएटली करना चाहिए ताकि बेनिफिट लॉन्ग टर्म हो। आई विश के हमने ऐसा पूल बनाया होता कि हम ये 6 बिलियन या 7 बिलियन जो हमें बच रहे हैं उसको हम डेडिकेटेड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते, बट अब ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज हमारी जो करंट अकाउंट है डेफिसिट, हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस है वो उसी से प्लग हो रहा है, जो कि हमें सेविंग हो रही है अनफॉर्चुनेटली। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूल था और वो हमने किसी अच्छी चीज़ पे, हमें पास ऑप्शन नहीं है, वी आर जस्ट फंडिंग अवर इम्पोर्ट्स फ्रॉम दी सेविंग दैट वी हैव अचीव। अब एक और चीज़ है कि अगर ऑयल प्राइसेस डिप रहती हैं, जो रहेंगी in the coming next years, तो जो मिडिल ईस्ट में जो इनकम्स हैं, they have been, their annual revenues have gone down by $500 to $600 billion a year। उसकी वजह से वहाँ जो स्पेंडिंग की जो इश्यूज आ रहे हैं, अब वहाँ पे जो भी स्टेप्स ले लिए गए हैं, अब उसमें जो हमारी जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेज आर बाउंड टू डिक्रीज इन द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स, तकरीबन 60% से ज़्यादा। हाँ, 60% से ज़्यादा। अब ये जो हमें बेनिफिट यहाँ से हो रहा है ऑयल प्राइसेस का, वो बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन रेमिटेंसेज वो ग्रेजुअली वो ख़त्म होता रहेगा। That is one very important point also we need to look at. Suhail Ahmed Butt Saab, it was really great having you on the show. Same here, Thank you so much. Thank you very much. You're welcome. वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।